क्या सलमान भी डॉक्टर शाहनवाज जैसा बन चुका है? क्या माँ-बाप का असर बच्चों में लाज़मी आता है या फिर वो अपनी अपब्रिंगिंग के खुद ज़िम्मेदार होते हैं? इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगी बिकॉज़ मैं आज रिव्यू लेके आई हूँ 3 ड्रामास का जिसमें है डॉक्टर बहू, लीडर एंड हमारा न्यू शुरू होने वाला ड्रामा दैट इज़ आपकी इज़्ज़त। वाज़ इट वर्थ वॉचिंग एंड हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस? तो जी, वेलकम बैक टू द हॉट प्लैनेट एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सबसे पहले डॉक्टर बहू से स्टार्ट करेंगे। ये जो 2 एपिसोड्स आई थी देयर वर नॉट मच हैपनिंग्स अराउंड दिस एपिसोड, लेकिन जो वो 2-3 चीज़ें हैं जो ज़िक्र करने के लायक हैं, जिसमें सबसे बड़ी है सानिया की अम्मी वाली बात, वही मैं डिस्कस करना चाहूँगी। हम सबको ही पता था कि उनके साथ भी जो है वो उनकी लाइफ़ में यंगर लाइफ़ में मिसट्रीटमेंट उनके साथ हुआ है और उनके जो अब्बू हैं मतलब जो सानिया के अब्बू हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो भी कोई ऐसे इंसान नहीं थे दूध से धुले हुए। He also treated his wife in her younger days like a robot, like a submissive wife. वो भी यही चाहते थे हर मर्द की तरह। सो आज जब उन्होंने उस चीज़ों को सफ़र किया, एक तो होती है जो हम सास जो लड़की की सास होती है, हम उसके बारे में बोल देते हैं कि यार चूँकि वो खुद सफ़र करके आई है ना, तो वो चाहती है उसकी बहू भी इस चीज़ से गुज़रे। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक तो ये है कि चाहना वो उस चीज़ से गुज़रे और एक होता है कि उसी चीज़ को सीख लेना और फिर अपनी ही बेटी पे भी इम्प्लाई करना, जो कि सानिया की माँ करी। वो चाहती नहीं है उसकी बेटी के साथ बुरा हो, लेकिन उसे लग रहा है कि जिस तरीके से जो मेरे साथ ये सब हुआ है और मैंने भी देखो खामोश रह के और ये करके ना शुरू में ये करना पड़ता है। इससे मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई है, तो मुझे मेरी बेटी को भी फिर यही करना चाहिए। और फिर जो इस तरह की माएँ अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा ताने और प्रेशर में रखती है ना, वो इसीलिए रखती हैं क्योंकि वो अपना टाइम याद कर रही होती हैं कि देखो अगर मैं भी नहीं सुनती अपनी माँ की उस वक़्त और जब मैंने भी बातें सुनी थी, मुझे भी बुरा लगता था। तो मैंने अगर नहीं अपनी माँ की सुनी होती ये बातें कॉम्प्रोमाइज़ वाली, तो फिर मेरा आज घर नहीं होता। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि आजकल की बेटी इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। वो ये इस बात को रियलाइज़ करती हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ़ इस वज़ह से घर तोड़ने को तैयार है, तो भले से तोड़ दे। लेकिन सानिया की माँ जो है वो एक अलग ही उसमें चलती है। मुझे होता है कि भाई अभी ये बेटियों की माँ है, अगर आज ये बेटे की माँ होती और किसी की सास होती, तो फिर तो वो और खतरनाक वर्ज़न इनका सामने आता क्योंकि अभी तो ये बेटी का घर बसाने की नीयत है इनकी। जो कि ये बहुत ही वर्स्ट किस्म की माँ है लेकिन नियत इनकी घर बसाने की है। लेकिन बहू का तो वो भी नहीं होता ना, उसके लिए तो फिर ये ज़हन में होता है कि यार क्यों नहीं सफ़र करेगी ये? अगर हमने अपने बच्चे के तो ये क्यों नहीं कर सकती? अगर हमने जॉब छोड़ी ये क्यों नहीं छोड़ सकती? और ये क्यों नहीं शौहर की मार बर्दाश्त कर सकती या उसके ताने बर्दाश्त कर सकती? तो ये जो था वो जनरेशनल ट्रॉमा हाउ इट ट्रांसफर्स एंड हाउ अ वुमन कैरीज इट एंड ट्रांसफर्स इट टू ऑन टू जनरेशंस। तो ये चीज़ जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मर्द को लगता है कि नस्ल उससे चलती है, नाम उससे चलता है, लेकिन जब जनरेशनल ट्रॉमा होता है ना वो औरत से चलता है। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर वाइफ्स, यू नीड टू ब्रेक द चेन, ताकि और अगर आपके हस्बैंड्स और मर्द ये काम नहीं कर रहे तो फिर औरतों को चाहिए कि यार आप वो चेन ब्रेक करो। एटलीस्ट यू हैव टू रियलाइज इट कि ये मेरे तक खत्म हो जाना चाहिए। आई शुड नॉट गिव दिस हैवीनेस एंड बर्डन्स टू माय ओन ऑफस्प्रिंग्स। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो फुप्पो आज हम इतनी स्वीट देख रहे हैं, शुक्र है एज अ फुप्पो शी इज़ वेरी स्वीट, बट स्टिल वो कितनी ज़्यादा जो है वो थी उस वक़्त। और थोड़ा-सा मैंने सानिया की माँ का पेन भी फ़ील तो किया ना यार, एज़ अ गर्ल जब वो हेल्पलेस थी, उनकी माँ उनके साथ नहीं थी। मैंने उस लड़की के लिए फ़ील किया कि जब उनके घर में ये दिखाया कि उनके बड़े भाई ने अपनी मनमानी कर ली थी, तो सारा मलबा जो है ना वो छोटे भाई पे आता है, सारी ज़िम्मेदारी जो है ना वो उस पे आती है। ये भी एक बहुत बड़ा, और ये बड़े और छोटे भाई का अलमिया नहीं है। अलमिया ये है कि जब घर में कोई एक इंसान अपनी मर्ज़ी कर लेता है, तो फिर माँ-बाप को ना ऐसा लगता है कि फ्री टिकट मिल जाता है दूसरे को अपनी दब उँगली के नीचे दबा के रखने का, कि अब इसने तो बिल्कुल भी ये नहीं करना है, इससे तो हम इसको तो हम करने ही नहीं देंगे ना, इसकी ज़िंदगी अता बनाएँगे, इस पे ये करेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो पहले के साथ ही इतना टॉर्चर कर चुके होते हैं कि जब दूसरे बेटे की शादी होती है ना, तो फिर वो उसके साथ बहुत अच्छे होते हैं। फिर लोग और कहते हैं कि देखो बड़ी बहू इतनी शिकायतें करती थी, अब दूसरी वाली भी तो रह रही है ना। भई इसलिए क्योंकि वो अपना सारा मलबा किसी और पे उतार चुके हैं, उनका पेट भर चुका है अब। तो इस वज़ह से जो है उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा अब इस बात से। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं कि कभी एक का दूसरे पे आता है, कभी एक से दिल भर जाता है तो दूसरा ऑटोमैटिकली बच जाता है। ये भी मुझे उनके लिए बहुत बुरा फ़ील हुआ जिस तरह वो एक्सप्रेस कर रही थी अपना सौरों के किस तरीके से जो है वो इसने, क्या नाम है उनकी पप्पू का, कि उसने कहा था कि एक तो निकल गई हाथ से, अब इसको अपनी उँगली के नीचे दबा के रखेंगे। सो दैट वाज़ सो क्रूअल ऑफ हर। और फिर मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब फूफू और अब्बू, मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि देखो सानिया के लिए उनकी मोहब्बत है
कि वो साथ बैठ के माफ़ी माँग रहे हैं कि देखो हमसे तुम्हारे लिए तो गुनाह हो गया, लेकिन क्या आप उस बच्ची के लिए भी गुनाह करवाओगी? तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि चलो सानिया के लिए कोई है बोलने वाला। और एक ना एक और बहुत बड़ा एक फैक्टर इसमें दिखाया गया है कि वाक़ई में एक तो देखिए बहुत ही मतलब वो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट लोग होते हैं जो एक बहुत ही अच्छे होते हैं, और एक होते हैं जो इतने बुरे होते हैं, वो बुरे शौहर भी हैं, वो बुरे बाप भी होंगे, वो बेटियों के लिए भी बहुत जो है वो नफ़रत का बायस बनेंगे। लेकिन आजकल एक ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया ड्रामास में। आजकल वो पर्सपेक्टिव दिखाने लगे जो बाप अच्छे हैं, तो हम उनको देख के कहते हैं यार ये अच्छे इंसान हैं, ये बेचारे प्यारे आदमी हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है तो उनकी बीवियाँ जो है वो उनके पास स्टोरीज़ होती हैं कि ये एक बहुत बुरा शौहर रह चुका है, जिसने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन आज अपनी बेटी पे जब पड़ रही है तो उसको एहसास हो रहा है। अब कोई माँ अगर ऐसे कहे तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इट्स नॉट दैट वो अपनी बेटी से जेलस हो रही है, कोई माँ अपनी बेटी से जेलस नहीं हो सकती। लेकिन वो ये फ़ील कर रही होती है, वो अपनी बेटी को देख के नहीं हसद कर रही कि वो क्यों खुश है, इसका बाप क्यों अच्छा है। वो अपना सोच के जो है वो दुःख कर रही होती है कि यार मेरा भी तो ऐसे ही बाप था ना, मेरा भी तो एक बाप था जो मेरे लिए फ़िक्रमंद हुआ करता था और चाहा करता था उसकी बेटी खुश रहे। तो उस वक़्त मेरे शौहर ने क्यों नहीं सोचा ये बात, और आज वो खुद बाप बना है तो उसके शौहर से एक्सपेक्ट कर रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे ड्रामे में बहुत ही सारे इस सीन्स के थ्रू एहसासात दे गई, और मैंने उस चीज़ को फ़ील किया। सो इट्स वेरी नाइस टू सी दिस एंगल एज़ वेल। और फिर हमने ये भी देखा कि डॉक्टर अंबर जो है वो खुद ही चली गई नाराज़ होके, एंड मीना भी जो है वो अब चली गई है, तो सब पूरा घर एक्चुअली खाली हो चुका है। फैज़ान डॉक्टर अंबर के पीछे, अच्छा वो मुझे मुझे मीना डॉक्टर अंबर जो है वो उनके लिए नो सिम्पैथीज़ एट ऑल। मगर वो जो जुमला कहती है ना फैज़ान से कॉल पे कि फैज़ान मैंने तुम्हें पता है क्या नोट किया है कि तुम्हें अपने पीछे भागने वाली औरतें नहीं पसंद। जब मीना तुम्हारे पीछे भाग रही थी तुम्हें वो नज़र नहीं आती थी, और आज तुम्हारे अंदर उसके लिए ग्रैटिट्यूड आता जा रहा है। और जब मैं तुम्हारे पीछे भागना शुरू हुई तो तुमने मुझे भी देखना छोड़ दिया। सो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊँ। तो मुझे ये बात बहुत वैलिड लगी। ये बहुत बड़ा एक मर्दों की साइकी का पता नहीं क्या पॉइंट है, लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट दिखाया है। मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, क्योंकि रिलेटेबल इसलिए कि बहुत सारे मर्दों को मैं देखती हूँ आस-पास इस तरीके के होते हैं कि वाक़ई में एक लगता है ना, जब जो मतलब ये उन माँओं और दादियों और उन बड़ों बुड्ढों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, जो कहते हैं कि जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे हाथ से निकला है, वो इसलिए निकला है क्योंकि तुमने उसको देखा नहीं, तवज्जो नहीं दी। ये बात नहीं होती, बात ये होती है कि वो इसलिए हाथ से निकला है कि टू मच अटेंशन कैन आल्सो लेट योर हस्बैंड स्लिप अवे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हस्बैंड को कोई पकड़ के रखने की चीज़ है, लेकिन ज़्यादा ओवर पैम्परिंग भी जो है वो बाज़ दफ़ा अ, चीटिंग का ज़रिया बनती है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ये फैक्टर होता है, क्योंकि हस्बैंड कदर खो देता है बीवी की, उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि अगर आज ये ना हो, तो फिर होगा क्या? तो वो जो उनका जो सो कॉल्ड स्पार्क है ना, वो फिर उन्हें कहीं और नज़र आने लगता है। जो बीवी उन्हें जूते की नोक पे रखती है और फिर इस तरह अपने नखरे मनवाती है ना, तो फिर वो उसके साथ सीधे रहते हैं। ये भी एक बहुत ही वियर्ड और अजीब किस्म की साइकी, ये सब बेकार की बातें हैं, ये मर्दों की साइकी और ये कोई साइकोलॉजी की किताब नहीं है, मर्द नहीं हो गए, साइकोलॉजी की किताब हो गए जो पढ़ते रहो। मगर ऐसा नहीं है कि दुनिया में मतलब अच्छे मर्द नहीं है। दीज ड्रामाज एंड दीज जो स्टोरी लाइन्स और पर्सपेक्टिव्स हैं, दीज आर नॉट टू क्रिएट सम हेट फॉर मैन। ये दिखाने के लिए है कि यार जो मर्द बेचारे एक्चुअली रिश्ते में अहमियत देते हैं, मैंने वो भी देखे कि जो रिश्ते में खुद पिस रहे हैं लेकिन स्टिल वो अहमियत देते हैं रिश्ते को, अपनी बीवियों को, और वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। मैंने मर्दों को भी औरतों की तरह एफर्ट करते हुए देखा है रिश्ता चलाने के लिए। तो ये उनके लिए है ना यार, ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए चीज़ें हैं कि जब वो ये सब कर सकते हैं, तो तुम लोग मर्द, बाकी जो इस तरीके के मर्द हैं वो साइकी और साइको बोल के जो है ना उसके पीछे छुप नहीं सकते स्टैग के पीछे। तो ये जो फैज़ान के बारे में ये दिखाया है कि वो ऐसा इंसान है, और वाक़ई में बिल्कुल सही बोला अंबर ने, क्योंकि जब उसने उसको छोड़ा ना तो फिर वो उसके पीछे भाग आए। यही उसकी नेचर है। एंड नाउ मीना का आई थिंक सो जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमारा चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। डॉक्टर फ़रहीन का पहले ही हो गया, सो ड्रामा इज़ अ लिटिल बिट बोरिंग नाउ, और इसमें कुछ ज़्यादा अब ऐसा बचा नहीं है, और अब ये एंड की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर शाहनवाज़ का भी हमने देख लिया है, डॉक्टर फ़रहीन उनकी ज़िंदगी से जो गई हैं। मतलब ड्रामा इस तरीके से भी बहुत खूबसूरत है कि एक तो होता है वाज़ेह एक्सप्लेन करना, कोई आके बता दे, देखो तुम्हारी बीवी जब तक थी ज़िंदगी में कितनी बरकत थी वो। एक्सप्लेनेटरी नहीं होना चाहिए, ड्रामा ऐसा होना चाहिए सिंबॉलिक कि हम देखते रहें और हमें खुद ही ज़हन में आता रहे कि देखो ये हो रहा है इस बंदे के साथ। तो लिटरली शाहनवाज़ के साथ जो हो रहा है ना, वो ज़हन में आ रहा था कि यार ये हुआ डॉक्टर फ़रहीन किस तरीके से, जो जो उनका गरूर था ना कि ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है, मैंने रखा हुआ है ख़ानदान को इस तरह।
वो टूटा कि वो फ़रहीन थी जो रखी हुई थी। आपके बच्चे बहुत पहले बगावत कर चुके होते, अगर वो जो है वो बाप की मोहब्बत और इज़्ज़त या जो भी सो कॉल्ड चीज़ें उनके अंदर ना डाल रही होती। वो सिर्फ़ माँ की वज़ह से रुके हुए थे और जुड़े हुए थे। आज वो नहीं रही, तो सबने जो है वो आपने किसी ने ये नहीं सोचा कि अब बगा क्या होगा, उनकी बीवी नहीं है। सबने निकल लेंगी क्योंकि सबको आपका पता है। तो ये भी जो है ना एक बहुत बड़ा मैसेज है, उनके ऊपर केस जो था वो उसमें हार रहे हैं। उनको अपनी हर पोज़ीशन से रिज़ाइन देना होगा। उनका बेटा उन्हें बताए बगैर चला गया, मिना उनसे खेल गई और उसने धमकी दे दी कि मैं जो हूँ आप पे केस कर सकती हूँ यहाँ पे। अंबर और फैज़ान का बच्चा हो गया जो कि हैपीली उनके साथ है। तो ये सारी बातें जो है ना वो हैपनिंग्स हो रही हैं अब जो है वो ड्रामे में, और डॉक्टर शाहनवाज़ के बहुत ज़्यादा जो है ना ज़मीन से रख रही है पैरों से। लेकिन ऑडेसिटी कि वो आखिर में इसका इल्ज़ाम भी भई सानिया पे डाल रहे हैं कि भई ये तुम्हारी वज़ह से देखो ये हुआ है। तो ही इज़ ऑलवेज़ लाइक दैट। उसको जो है वो जब फ्लैश में एक फ़रहीन नज़र आती है तो वो कहता है वेल प्लेड। ओह माय गॉड यार, वेल प्लेड तो आपने किया। अब उन उन किसी ने भी नहीं खेला। ये सारी गेम सिर्फ़ आपकी खेली हुई है जो आप पे उल्टी पड़ रही हैं। और सानिया और सलमान इन द एंड अगर मैं बात करूँ, बहुत ही पैथेटिक रिलेशनशिप होता जा रहा है। सलमान हैज़ बीन अ रियली बैड पर्सन रिसेंटली नाउ। और ये वो इंसान है जो कि जब उसकी अपनी बात मानी जाए, बस वो शाहनवाज़ से सिर्फ़ इस तरह मुख्तलिफ़ है कि शाहनवाज़ अपनी बात मानने वालों की भी कदर नहीं करता था, और सलमान वो इंसान है कि मेरी बात मानते रहो, मैं कदर करूँगा। लेकिन जहाँ अगर मुझे कुछ गलत लगा और मैंने तुम्हें बताया और तुमने नहीं माना, बस वहाँ से रिश्ते में दरार आ गई। और खुद वो अपनी ज़िंदगी में, अपने जॉब्स में कितने फ़ैसले हैं जो बगैर बताए किसी की अप्रूवल के लेता रहता है। जैसे उसने अपने दोस्त को, जिसने उस पे अटैक किया था, उसने उसको भी माफ़ कर दिया यार, और उसने कोई सानिया की अप्रूवल नहीं माँगी इसके लिए। सानिया कहती कि तुम क्यों कर रहे हो? नहीं, माफ़ नहीं करो उसे, ठीक है रिलीफ़ दे दो, लेकिन इस तरह इतना भी मत। नहीं भाई, उसको जो सही लगा उसने किया। लेकिन उसने कैसे बोला कि मेरी माँ मरने वाली थी, तो उस डॉक्टर के रेज़िडेंसी छोड़ दो। तो ये जस्ट एक ईगो प्रॉब्लम है एंड नथिंग एल्स। ये सिर्फ़ एक इगोइस्टिक चीज़ थी। उससे जो है वो कहीं न कहीं अपनी अथॉरिटी और पावर दिखानी है, तो उसने सानिया को रोक के दिखाई। वो अपने बाप को तो कभी नहीं रोक सका और उन्हीं के घर में भी रहता रहता है। तो ये बहुत बड़ा ज़्यादा फैक्टर था कि जो है वो सलमान इस तरीके का है, और अब सानिया का बिल्कुल पैथेटिक होती जा रही है। उसको चूँकि डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट बोल दिया, तो अब वो डॉक्टर रुबीना वाला फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो गया। वो तो वैसे ही घर बैठ गई है, और अब वो हसरत से देख रही है वो किस तरीके की उसकी मेंटल हेल्थ होती जा रही है। किस हसरत से वो देख रही है आस-पास के, यार ये मैं भी होती, मेरा भी फ्यूचर होता। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सानिया को वो नहीं है, मतलब बच्चे ये वो सब एक साथ हो सकता है। यार देखें, अगर आप ये सब कर रहे हैं ना, हैट्स ऑफ टू यू अगर जो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आप किसी को भी अपने एक्सपीरियंस देखते हुए किसी को नहीं बोल सकते। हर इंसान एक अलग शख्सियत लेके पैदा हुआ है। इंसान क्या कर सकता है, उसका पोटेंशियल ये है। सवाल ये नहीं होता। सवाल ये ड्रामे में ये बनता है कि वो करना चाहता है या नहीं। अगर एक लड़की जॉब ही नहीं करना चाहती है, तो उसका शौहर उसे क्यों डिक्टेट करे कि उसे क्या करना है? हाँ, वो अपनी और कोई ज़िम्मेदारी छोड़े तो सवाल बनता है। इस तरीके से कोई करना चाहती है, तो ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है कि हाँ, तो कर सकती हैं लड़कियाँ बच्चे जॉब, ये वो हम नहीं कर रहे क्या? यार ये साउंड बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे 8 और 9 बच्चों वाली अम्मियाँ जो हैं वो बेचारी अब नई-नई लड़कियों को जब मशवरा देती हैं कि हाँ, हमने किया तो ये क्यों नहीं कर सकती? वो भी ये भी पाल सकती है। तो जिस तरह उनको आपने जहालत कह के इलिटरेट कह के पीछे छोड़ दिया है, तो आगे दौर में आने वाली लड़कियाँ क्या कर रही हैं? जॉब कर रही हैं, पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन वो भी सेम चीज़ रिपीट कर रही हैं उन लड़कियों को देख के जिनसे जॉब और बच्चा मैनेज नहीं हो रहा, उनको ताने दे रही हैं, "भई तुमसे क्यों नहीं हो रहा? हम भी तो कर रहे हैं।" तो फ़र्क तो सिर्फ़ ये रह गया कि सिर्फ़ वो ड्यूटीज़ बदल गई हैं। पहले की माएँ बच्चे पाल रही थी, आज की जॉब और बच्चे कर रही हैं। लेकिन वो थॉट नहीं बदली, थॉट प्रोसेस बदलने की ज़रूरत है। आप ये सोचना बंद करो कि हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? ये नहीं होना चाहिए यार। आप इस तरह सोचो, वो डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो। मसला यहाँ पे कुछ करने का नहीं है, मल्टीटास्किंग का नहीं है, वो ये कर लेगी। मसला ये है कि वो जब करना नहीं चाहती थी, वो करियर पे सिर्फ़ फ़ोकस चाहती थी ना, सो व्हाई शी इज़ फोर्स्ड टू डू दैट। और फिर सलमान जिस तरह बिहेव कर रहा है, उसे कोई अपनी प्रेग्नेंट वाइफ़ का ख़्याल नहीं है, और उसे कोई एहसास बिल्कुल भी नहीं है। जब उसका दिल चाहता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल देता है,
और उससे तंग भी आता है, गहरी-गहरी साँसें लेता है, वो उससे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर सकता उसे बिठा के कि ठीक है, इट्स ओके, मुझे नज़र आ रहा है तुम खुश नहीं हो, लेकिन देखो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं कुछ भी करके मैं नैनी रख लूँगा, मैं डे केयर मैं खुद अपने बच्चे को देख लूँगा, हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन तुम रेज़िडेंसी पूरी करोगी। और जब तुम इस मुकाम पे आ जाओगी कि तुम्हारे पास अथॉरिटी हो, तुम कभी हॉस्पिटल जाओ, कभी नहीं जाओ, तब तक मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। अब अगर एक चीज़ हो ही गई, यार व्हाट्स सो डिफिकल्ट इन कम्युनिकेटिंग विद योर वाइफ, वो सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन चाह रही है, वो सिर्फ़ एक मेक श्योर करना चाह रही है, तुम वो भी उसको नहीं दे रहे हो। तो सलमान इज़ अ वेरी बैड पर्सन एंड आई थिंक सो कि ड्रामा किस तरफ जाएगा, एपिसोड्स उसकी ख़त्म हो रही हैं, दूसरा ड्रामा दार-ए-निजात, उसके टीज़र्स और ट्रेलर्स तेज़ी से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो उसको रिप्लेस करने वाला है, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। क्या डिसीज़न होना चाहिए सानिया का, ज़रूर आप लोग बताएँ। क्या इस तरफ स्टोरी जानी चाहिए कि सलमान को थेरेपी की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो कि हर चीज़ के आखिर में लोग थेरेपी दिखा के कहते हैं कि अब रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। आई आई डोंट थिंक सो, ये थेरेपी वाले लोग नहीं होते। और ये वो लोग हैं जो इंटेंशनली अपने होशो-हवास में ये सब कर रहे हैं। मेरा ख़्याल से ऐसे लोगों से अलग होना ही बेहतर है, क्योंकि ये ज़िंदगी में हर पॉइंट पे आपको यही करने की कोशिश करेंगे अंटिल योर पर्सनैलिटी डिसॉल्व्स। सानिया को क्या करना चाहिए, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड नाउ मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, दैट इज़ लीडर। अच्छा, अब लीडर ड्रामा जो है वो काफ़ी अच्छा रहा इस बार भी, एज़ ऑलवेज़ एपिसोड जब स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, इस हफ्ते के एपिसोड में जो वो कोई स्पेशल और मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई, जस्ट जो है वो हमें कुछ अच्छे मोमेंट्स दिए गए जिनको हमने एन्जॉय किया। और रुबाब और मंसूर की रिलेशनशिप में ज़रूर डेवलपमेंट हुई है, और एक बड़ी चीज़ सामने आई है कि रुबाब को जो है वो अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसका बाप जो है वो ही इज़ अनस्टॉपेबल, और वो किसी चीज़ पे नहीं रुकेगा, कोई भी नुकसान हो जाए उसको सिर्फ़ अपनी सियासत की फ़िक्र है, और रुबाब उस जैसी कभी बन नहीं सकती है। रुबाब को हमने जब हॉस्पिटल में देखा तो वो पुरानी वाली रुबाब की बिल्कुल एक झलक आ रही थी। तो मुझे ये हुआ कि काफ़ी ज़बरदस्त ये प्रूफ है कि उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन, और इसमें ना सिर्फ़ किंज़ा हाशमी की अपनी पर्सनल एक्टिंग का कमाल है, बल्कि उनके स्टाइलिस्ट और सब लोग जो उनको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत उनका कमाल है कि उन्होंने उनको बिल्कुल एक अलग ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन दे दी है। थोड़ा-सा मुझे ये था कि जब इतना क्रिटिकल कंडीशन दिखा रहे हैं कि बेटी मौत से वापस आई है और रुबाब जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, तो मुझे बड़ी वो हुई कि मंसूर जब पहली दफ़ा कमरे के अंदर जाता है, तो वो उसको ऑक्सीजन मास्क भी नहीं लगा होता, या चलो अगर उसकी नीड नहीं है, जो भी है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था। आई मीन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसकी शक्ल से लेके, बाल से लेके हर चीज़ बिल्कुल जो है वो अनटच्ड लग रही थी, जबकि उसको गोली लगी है। उसका जब वो कुछ तो आपको हुलिया सा बनाना चाहिए था ना कि उसकी शक्ल रफ हो रही हो, पेल हो रही हो, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ हो, या कोई भी कोई ट्यूब लगी हो जिसके हमें पता चले कि शी इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन, और शी वाज़। तो इतनी अभी तो अंदर गया था वो ऑपरेशन के बाद, अभी तो ऑपरेशन हुआ है उसका। शी वाज़ इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जैसे उसको हॉस्पिटल में कोई 1 हफ्ता हो चुका है और अब वो डिस्चार्ज होने वाली है, तो उसकी जो शक्ल होती है ना, तो मुझे थोड़ा-सा ये था कि जब लीडर इतनी सारी अच्छी चीज़ों को लेके चल रहा है, अच्छे तरीके से हर चीज़ को ट्रूली पोर्ट्रे कर रहा है, तो फिर यहाँ पे भी थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए डिटेलिंग्स पे, बिकॉज़ ये हमारे सीन की इंटेंसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं। मंसूर एज़ प्लेड बाय अली रज़ा, मैं उनको बहुत एप्रिशिएट करना चाहूँगी, बिकॉज़ आई थिंक ये जो एपिसोड थी वो उनसे बिलॉन्ग करती है। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की थी, जिस तरह वो हो चुका है, बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद जब वो रुबाब के सामने टूटता है कि ये सब क्या हो गया और सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं हो सकता और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो कन्फेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। तो उसमें जो अली रज़ा ने एक्टिंग की है फ्रॉम अ लीडर काइंड ऑफ एटीट्यूड से लेके ये एक मोहब्बत करने वाला लड़का, वंस अगेन, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उनका हीरोइक सीन्स भी बहुत थे कि जब हॉस्पिटल भी करीमदाद भेज देता है रुबाब और मंसूर को मारने के लिए, और शफ़ीक जब उनके पास पहुँचता है, उससे पहले भी जब वो रुबाब को बचा के जा रहा होता है, तो वो जो 2 बंदे लेफ्ट से एंटर होते हैं गन्स लेके, तो वो किस तरीके से जो है ना वो एक को वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि वो एक हाई क्लास जो लीडर या फाइटर होता है ना, उसकी निशानी लगी कि येस इट्स दैट्स गुड, दैट्स अ गुड वेल डायरेक्टेड सीन, इट्स अ गुड सीन। बिल्कुल भी लेम तरीके से नहीं दिखाया गया कि मतलब गुंडों को उसने ऐसे ज़ेर कर दिया कि कोई बात ही नहीं थी। तो उसने स्ट्रैटेजिकली करा, अच्छा लगा मुझे, और उनको लिफ्ट में वापस भेज के उनकी गन्स अपने पास रख ली, दैट वाज़ अ स्मार्ट मूव। फिर हमने देखा कि वो शफ़ीक आ जाता है इन दोनों को मारने, तब तक रुबाब भी होश में है, और फिर जो है वो पीछे से वो, चूँकि वो अली सफ़ीना जो पुलिस ऑफ़िसर है, उनको वो कॉल कर चुका होता है, तो वो बड़ा यार अली सफ़ीना, मैं तो कहती हूँ कि अली सफ़ीना इस शो की जान है। अगर जो है वो फ़रहान ताहिर और यूसुफ बशीर एंड अली रज़ा और किंज़ा हाशमी जो वो मेन स्टार्स हैं, तो इस शो की जान जो है वो अली सफ़ीना है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मसाला ऐड किया है ना, द कैरेक्टर नीड्स टू बी पोर्ट्रेड लाइक दिस, वेरी बहुत फ़नी भी है, कनिंग है,
मतलब वो नॉन सीरियस एंड मैच्योर लगता है, लेकिन वो है बहुत तेज़ इंसान है वो। और जिस उनके डायलॉग्स, मैं राइटर को भी बहुत ज़्यादा इसके लिए एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इस तरीके के अफ़सर के लिए जो उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं ना, कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं। एक तो होता है कि जस्ट जनरली दिखा देना कि हाँ भाई करप्ट है, तो वो ऐसे बोलेगा। लेकिन डायलॉग्स के ज़रिए जो उसकी हमें इनर साइको दिखाई गई है ना, वो बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त। और अली सफ़ीना इज़ द बेस्ट चॉइस टू डिपिक्ट दोज़ साइकोलॉजी। तो बहुत अच्छी है इन्होंने एक्टिंग की, जिस तरह वो आते हैं, मुझे तो उस टाइम हीरो वो लगे, जिस तरह वो आके शफ़ीक को गिरा देता है और फिर वो हँसता है, वो जो उसकी स्माइल होती है ना, दैट वाज़ द एसेंस ऑफ द शो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो उस वक़्त का उनका वो वाला पूरा। और फिर जब वो आगा साहब जो हैं, वो भी जेल से बाहर आते हैं, रुबाब के पास आते हैं। अभी उन्होंने फ़ोरहेड किस ही किया था बेटी को कि वो बिल्कुल अपने फिर से पॉलिटिकल उसके ऊपर ही आ गए बिल्कुल दोबारा, कि भई तुम्हें ये करना है, वो करना है। तो अब रुबाब को रियलाइज़ हो रहा है कि भई मेरे बाप को किसी भी सूरत किसी की फ़िक्र नहीं है, और कुछ मंसूर की बातों का असर था, तो वो अब शी इज़ नाउ चेंजिंग। एंड हाँ, वो भी एक अच्छा सीन था जब रुबाब होश में आ जाती है और मंसूर और उसकी कन्वर्सेशन हो रही होती है। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बगैर किसी कुछ कहे सबूत के तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँ, तो फिर तुम मेरे बाप को माफ़ कर दोगे। तो वो कहता है माफ़ी उसको दी जाती है जो कि आइंदा ये अमाल करने का वादा करे कि वो नहीं करेगा। ये बात मुझे अच्छी लगी। एक मैसेज था कि वाक़ई में माफ़ी, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, माफ़ी और दरगुज़र करना एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी सिफ़्त है। लेकिन कभी-कभार हम लोग माफ़ी को किसी की कमज़ोरी बना देते हैं। हम एज़ एन एल्डर, या हम बड़े होने की हैसियत से जो है वो हम अपने जूनियर्स को, अपने प्यार करने वालों को, अपने बच्चों को मशवरा देते हैं, देखो बेटा माफ़ कर दो, माफ़ी में बहुत वो है। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, माफ़ी माँगने वाला भी तो माफ़ी माँगने आया हो ना। अ, अगर वो अपनी चीज़ पे कायम है और वो आगे से आगे बढ़ने का कह रहा है अपनी नेगेटिविटी में, तो फिर आप किस बात की माफ़ी दे रहे हो? इट्स जस्ट एक वीकनेस है एंड नथिंग एल्स। और मंसूर अब वीक पड़ रहा है, नॉट बिकॉज़ ही इज़ वीक मेंटली, बट वो मोहब्बत में कमज़ोर पड़ रहा है। और जब रुबाब और उसकी आखिरी मीटिंग होती है जिसमें वो आता है और वो इरादा कर लेता है कि वो 2 वोट्स इसकी पार्टी को दे देगा, तो ताकि वो प्रूव कर सके कि वो उससे सिंसियर था और है। तो रुबाब कहती है लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ तुम ऑपोज़िशन को वोट दो। सो दैट वाज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब रुबाब का दिल बदल चुका है और हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा कि उसका बाप जो है वो जेल में है प्रॉपर। तो और वो ये कह रहा है कि मैंने करीम दाद से हाथ मिला लिया, मतलब अब वो मंसूर के खिलाफ करीम दाद और आगा साहब एक हो गए। तो रुबाब को मतलब बिजली गिरेगी उसके सर पे कि यार करीम दाद वो इंसान है जो कि मुझे मरवा रहा था, जिसकी वजह से मैं जो है वो मैंने आसिफ को कत्ल कर दिया गलती से। मैं अपने आप को मार रही थी। उसने मंसूर को धोखा दिया, मंसूर को मैं गलत समझती थी। इतने सारे गुनाह करने वाले इंसान को वो उसका बाप हाथ मिला रहा है। सो पॉलिटिक्स इज़ नॉट बैड, ये नहीं है। रुबाब जो कहना चाहती है, जो मंसूर कहना चाहता है और जो ड्रामा कहना चाहता है, पॉलिटिक्स इज़ नॉट बैड, इट्स एक्चुअली द पीपल हू फॉरगेट एवरीथिंग बिहाइंड इट। मतलब अब हर चीज़ अपनी अपनी ऑनेस्टी, अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने उसूल जो उसके पीछे लगा देते हो ना, छोड़ देते हो, दैट दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट टू परस्यू। एंड अगर आप स्पेशली अथॉरिटी और पावर में आ ही चुके हो, तो फिर व्हाई नॉट बिकम अ गुड पर्सन? क्यों पॉलिटिक्स का एक यही इंप्रेशन देना है कि उसमें ही होता है? सो बहरहाल, और फिर उसको ये कहते हैं कि यही सियासत होती है। नो, दैट्स नॉट पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स एक अच्छे तरीके से भी की जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो लीडर ड्रामा है, ये इसी चीज़ को शो करने के लिए बनाया गया है। तो ड्रामे की एपिसोड अच्छी थी, एंगेजिंग थी, मज़ा आया। हीरोइक सीन्स थे, हॉस्पिटल सीन्स थे। सीन्स जो थे वो अब सारे मज़े के आते हैं। हर हफ्ते की जो एपिसोड है वो एन्जॉय कराती है, एंटरटेनिंग होती है काफ़ी। तो मुझे तो मज़ा आया, रियली एन्जॉयड इट। और अगर आप लोगों को लीडर में ये बातें जो मुझे थोड़ी-सी माइनर इनकन्वीनियंसेस हुई हैं, अगर आपको भी लगती हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, दैट इज़ द न्यू ड्रामा आपकी इज़्ज़त। नाउ आपकी इज़्ज़त। आपकी इज़्ज़त इज़ अ क्लासिकल एग्ज़ाम्पल ऑफ हुमैरा अहमद्स राइटिंग, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो रिलेशनशिप्स और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के डायनामिक्स की ज़िक्र होता है, उसकी बारीकियाँ बताई जाती हैं। एंड तो इस हवाले से ये ड्रामा है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट एंड अपलॉड द एडिटिंग टीम कि उन्होंने हमें इतने मिसलीडिंग टीजर्स दिए, हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं हुआ। स्टोरी बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे उर्वा इज़ द कल्प्रिट, उनका कैरेक्टर कल्प्रिट है। और वो जो है वो बहुत लव मैरिज करती है एहसन खान के कैरेक्टर के साथ, बीना और ताबिश में से जो है। तो बीना कल्प्रिट है और वो मतलब ये जो सैफ अली खान का कैरेक्टर है ये भाग जाएगी इसके साथ, ऐसा कुछ लग रहा था।
लिटरली। मगर इतना मिसलीडिंग टीजर के देख के एहसास हुआ यार, मतलब उर्वा के कैरेक्टर से प्यार हो गया। अफसोस हो रहा है उसको देख के, अभी से इतना डिप्रेशन हो रहा है। तो बहरहाल ये था कि स्टोरी जो है वो एक टिपिकल मेल मिसोजिनिस्टिक मेल की है, लेकिन इसके बावजूद स्टोरी इतनी एडिक्टिव है। ऑफ कोर्स इट्स डायरेक्टेड बाय सैफी हसन। तो सैफी हसन ने डायरेक्ट किया हो, उमैर अहमद ने लिखा हो, और हम टीवी का प्रोजेक्ट। सो इट्स ग्रेट ना ऑलरेडी। एंड बहुत अच्छी, मुझे 2 एपिसोड्स बहुत इंगेजिंग लगी एक्चुअली। हालांकि मैं चाहूँ तो आराम से आप उसको उस लेवल में डाल सकते हैं कि यार वही जो शौहर मतलब ऐसा होता है तो शादी के बाद बदल जाता है, और फिर बीवी के साथ ऐसे करते हैं और बीवी बर्दाश्त करे। लेकिन इसमें कुछ है जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट स्ट्राइक कर रहा है, लाइक उर्वा हुसैन। आई एम सो हैप्पी टू सी हर इन दिस रोल। क्या खूबसूरत और ज़बरदस्त एक्टिंग करी है, और मुझे इतना ज़्यादा एहसास हो रहा है, कितने टाइम बाद उनको देख रही हूँ, लेकिन उनकी एक्टिंग कितनी पॉलिश नज़र आ रही है, लाइक शी इज़ यूज्ड टू वर्किंग ऑल द टाइम। बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, कोई ओवर परफ़ॉर्मेंस नहीं दी है उन्होंने, कि वो चाहें तो ओवर एक्सप्रेशन नहीं कर सकती हैं। वो एक फाइन लुकिंग, एक डिसेंट, एक बहुत ही प्यारी-सी लड़की है, जो कि बहुत बेचारी भी नहीं लगना उसको। वो बेचारी बहुत नहीं लग रही है, वो अच्छी लग रही है। और वो जो कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है कि उसकी जो पुरानी ज़िंदगी थी, जब उसका शौहर उससे प्यार किया करता था, उस वक़्त वो कितनी चुलबुली, खिलने वाली होती थी, और अब वो कितनी खामोश और कितनी बहुत खामोश हो गई है। और वो मुझे कॉन्वर्सेशन जो सानिया सईद के साथ उसके उनके रूम में वो जो नाश्ता लेके आती है, और वो जो बात कर रही होती है, जी अम्मी बस वो तो अब नमाज नहीं पढ़ते, वो तो बस ऐसे ही हो गए। ये बातें ना इतनी आम सी बातें हैं, और इनमें देखा जाए तो कोई ऐसी खास बात नहीं थी उस कॉन्वर्सेशन में, मतलब थी तो खैर, लेकिन सानिया सईद के हवाले से ज्यादा उनके कैरेक्टर के लिए हवाले से खास बातें थी। उर्वा के कैरेक्टर के हवाले से उसको बस जी ये वो सर झुकाना यही करना था। लेकिन वो जितना इतना अच्छा बोल रही हैं, और इतना रियल बोल रही हैं, कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी घर में किसी लड़की की एक नॉर्मल लाइफ देख रही हूँ, कि वो ये उसकी ज़िंदगी है, एवरेज लाइफ है, और वो उसको डिस्कस करी, मैं किसी 2 औरतों को बातें करते हुए देख रही हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हुआ, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक परफ़ॉर्म किया उन्होंने। बहुत ज़बरदस्त कास्टिंग है, उर्वा हुसैन और एहसन खान एक-दूसरे के साथ, एक तो कपल एज़ अ कपल इतना अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी अब केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली उनकी ऐसी नहीं है, लेकिन मियाँ-बीवी के हैसियत से एक बहुत ज़बरदस्त फिट कास्टिंग की है। सानिया सईद, ओह माय गॉड! शी इज़ द ओजी ऑफ एक्टिंग। इतनी अच्छी एक्टिंग करी है यार। वैसे तो वो जितने भी रोल्स हैं, उनमें आउट परफ़ॉर्म इतना बेहतरीन करती है ना, सबको पीछे छोड़ देती हैं भाई। और शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान। इतना बेहतरीन तरीके से उनका ये जो कैरेक्टर है, अभी इसी तरह एक बॉम्बे टेलर्स में वो मासूम मिस्कीन सी बनी है, जिसको जो इतना बोल नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे इस ड्रामे में यार मतलब इतना कंट्रास्ट है दोनों एक्टिंग्स में, इतना अच्छे से जो है वो उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्रोलिंग, एक सटल कंट्रोलिंग सास है, वो ऐसी नहीं है कि वो बात-बात पे टोके। वो जो है वो मैनिपुलेटिव है बहुत, उसका कैरेक्टर सानिया सईद का जो है ना, बहुत मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है। कि इस तरीके से बोलना कि देखो तुम्हारे साथ तो कितना अच्छा हो रहा है ना, तुम तो कितनी लकी हो ना, ये वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दे रही हैं, और सैफ़ी हसन की डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त है। इतना अच्छे तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्म करवाया है, इतने अच्छे एंगल्स बनाए, जस्ट लाइक कि जब एहसन खान जो ताबिश है, वो सो रहा होता है और बीना को दिखाते हैं कि वो उसे सोते हुए देख रही है, एक उम्मीद, एक आस के साथ। वो इतना अच्छा शॉट लगा मुझे, इतना प्यारा शॉट लगा। एंड बहुत जगहों पे बीना को नोटिस करना है, ताबिश को, कि वो कब हँस रहा है, कब ज़्यादा फ्री हो रहा है किसी और से। उसके शॉट्स इतने अच्छे क्रिएट किए हैं, तो वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। जो एडिटिंग है ड्रामे की, जो डायरेक्शन है, जो बहुत अच्छे से सब कुछ। एहसन खान ताबिश का रोल प्ले कर रहे हैं, अमेजिंग। कितना डिफरेंस है यार, वो जो जवानी वाला दिखा रहे हैं, यानी ये होता है एक्चुअल जो क्रिएशन। हम लोग जो अक्सर 7 बजे और 9 बजे वाले ड्रामों को इंसल्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें उन बेचारे एक्टर्स का कसूर नहीं होता, जो पीछे टीम है उसका कसूर होता है। आप यही एक ऐसा ड्रामा जब उस वक्त देखेंगे ना, आपको हंसी आ जाएगी, कि उसमें जब जवानी और बुढ़ापे का कंट्रास्ट दिखाते हैं, तो एक अब्बा होते हैं, वो एक जवान लड़के को आपने ले लिया कि वो जवान था और अब वो अब्बा बन गए। मतलब कोई उसमें डिफरेंस नहीं आया सिवाय चश्मा लगाने के, और औरतों के जूड़ा बांध दिया जाता है। ये इतनी बेसिक, टिपिकल और इतनी सस्ती और चीप तरीका है ना दिखाने का, जो कि आपकी लो प्रोडक्शन कॉस्ट को शो करता है, ठीक है? लेकिन
जब मेहनत की जाती है ना तो फिर वो इस तरह नज़र आती है। तो कि एहसन खान लिटरली लग रहा है यार कि कितनी पुरानी बात है, कितना पुराना लग रहा है जवानी में और अब वाक़ई में ये ऐसा अब अभी भी बुढ़ा नहीं हुआ है। अभी भी ये वो 40s मिड 40s या इस तरह का लग रहा है जैसे आप समझ लें 35 से ऊपर का होगा 38-40 वाला एज जिसमें उसके बच्चे जो है वो नॉर्मल बड़े हो रहे हैं 40s में। तो इत वही उम्र लग रही है उसकी और इतनी एप्रोप्रिएट उसकी मूंछें आ गई हैं, उसके बाल जेल से सेट हो गए हैं, उसके कपड़ों में क्लफ लग गया है अब। जैसे पहले वो एक बॉयज़ टाइप ड्रेसिंग होती थी, अब उसकी एक मर्दाना ग्रेस वाली ड्रेसिंग हो गई है एंड नाउ ही इज़ रिच। तो ये तो थी परफॉर्मेंस की बात कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं और डायलॉग डिलीवरी इतनी परफेक्ट तरीके से हो रही है और कोई अननेसेसरी डायलॉग्स नहीं है। बहुत अच्छे और मीनिंगफुल तरीके से चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। स्टोरी की बात अगर करें, इतनी ज़्यादा बेहतरीन जो है ना वो स्टार्ट है मतलब कि आपको एकदम से हैरान कर देगा यार ये क्या? तो एहसन खान जो ताबिश है, वो एक बहुत ही प्यार करने वाला शौहर हुआ करता था और ये लोग एक बहुत ही उस इलाके में रहते थे आई थिंक सो। मुझे अब ये जो बहराम है आई थिंक सो सैफ अली खान का इंट्रोडक्शन हुआ है, इसमें डेब्यू हुआ है इस ड्रामे से और मैं इस पे भी ज़रूर कहूँगी जितनी तारीफ़ है और फैन्स उनके पहले पागल हो रहे थे, मैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, मैं परफ़ॉर्मेंस को देखना चाह रही थी। तो वो एक सब्ज़ी वाला है। तो पहले तो मैं ये तारीफ़ करना चाहूँगी एक सब्ज़ी वाले को सब्ज़ी वाला ही बना के पेश किया गया है। कोई उस उनको कोई मेकअप और कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई ऐसी उनकी डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग नहीं की गई कि कहीं से भी वो खूबसूरत लगे। वो एक खुश शक्ल, एक खुश मिज़ाज नौजवान है दैट्स इट और एक सब्ज़ी बेचता है, सब्ज़ी फ़रोश है और मुझे उनके चेहरे पे थोड़े से मतलब ऐसा लगा कि फीचर्स क्रिएट किए ऐसी चीज़ की गई है, ऐसा मेकअप किया गया है कि वो थोड़ा-सा गरीब लगे, ऐसी चीज़ की गई है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। क्योंकि वो लग रहे हैं, वरना उनको हमने देखा है तमाशा और इधर-उधर किड शिट में जब होते हैं, तो इसमें जब वो लग रहा है कि यार कुछ मसला है तो गरीब-सा है वो, इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है बेचारे क्योंकि ज़ाहिर है वो मेहनत करते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनके चेहरे पे उसकी वो होती है, अज़ियत होती है, उसके क्रैक्स, उसकी ये वो चीज़ भी बनाने की कोशिश की गई और सैफ अली खान जो पश्तो एक्सेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और जितना ज़रूरी था एक सब्ज़ी वाले की हैसियत से जो कि एक औरत की रिस्पेक्ट करता है, उस सीने पे हाथ रख के अच्छा जी चलता हूँ ये वो और जिस तरह सब्ज़ी वाले बाकी लोगों से बात करते हैं, किसी एक को कभी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बहुत मज़े की डिटेलिंग्स बहुत प्यारी थी, छोटी-छोटी चीज़ों पे जो मैं गौर कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस, ज्वेलरी से लेके हर चीज़ को इतना प्यारा फ़ोकस किया गया था। 10 मिनट तो मैंने इसी पे लगा दिए कि मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा। नाउ स्टोरी तो अगर आप लोगों ने देखा है तो सबको ही पता है कि क्या स्टोरी है। तो अब अफ़सोस की बात ये है कि 14 साल इनकी शादी को गुज़र चुके हैं और अब वो इतना बदल गया इवन ही इज़ चीटिंग वो पॉलिटिक्स में एंटर हो रहा है और उसकी सेक्रेटरी है और वो उसके साथ उसे चीट कर रहा है अपनी बीवी को एंड ही इज़ सच अ मिसोजिनिस्टिक पर्सन कोई मौका नहीं छोड़ता वो अपनी बीवी को ज़लील फ़ील कराने का, उसे लो फ़ील कराने का, उसको डिग्रेड करने का। वो बेचारी इतनी अच्छी, इतने सुलझी भी है, उसके सारे काम करती है और इवन उनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। ओके, इस चीज़ को तो आप सबने देखा होगा। एक मैसेजेस इतने-इतने पावरफुल मैसेजेस मुझे हर छोटे-छोटे उसमें मिल रहे थे, टुकड़ों में, हर सीन में नज़र आ रहे थे। जैसे कि बच्चों के सामने जब बाप अपनी माँ को अपनी उनकी माँ को ज़लील करता है, तो बच्चे भी वो चीज़ अडॉप्ट करते हैं और अपनी माँ की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू कीप योर थिंग्स प्राइवेट इनसाइड योर रूम। आप बच्चों के सामने इस तरह स्कोल्ड नहीं कर सकते पार्टनर्स एक-दूसरे को। तो वो बच्ची भी जो है वो कोई माँ की इज़्ज़त नहीं करती, बेटा भी माँ की बात नहीं सुन रहा, ज़िद लगा के बैठ गया क्योंकि उसे पता है बाप करके देगा। और ये बाप आउट ऑफ लव नहीं करता, ये चौड़ेपन में वो कर रहा है, ठीक है? एहसन खान का जो अपनी माँ के साथ रिलेशन दिखाया अच्छा टीज़र्स में जो हमने देखा था, वो ये देखा था कि वो अपनी माँ को ज़्यादा वो नहीं करता, लिफ्ट नहीं कराता है वो और माँ चिड़ी-चिड़ी रहती है कि बड़ा प्यार दिखा रहा है बीवी से। लेकिन ये सिर्फ़ मतलब शॉर्ट लिव्ड था और बट ये शॉर्ट लिव्ड भी नहीं था, ये गरीबी लिव्ड था। मतलब जब तक ज़िंदगी में गरीबी थी, उदासी थी, तो ये लोग ऐसे थे और जब उसकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो गई, तो वो उसको अपनी बीवी छोटी लगनी शुरू हो गई। यानी जो ये उन लोगों की क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि जिनकी बीवियाँ उनके बुरे वक़्त में और उस वक़्त उनका साथ देती हैं और जब उनका वक़्त अच्छा होता है, तो वो अपनी उस बीवी को भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस एक गाँव की ज़िंदगी से ही ये लोग निकले और शहर में आए हैं और मेरा ख़्याल से तो मतलब गाँव में तो नहीं रहते ना ये लोग, शहर में ही रहते हैं ना आई थिंक सो। तो बहुत ही बड़ा इतना शानदार हवेली, खूबसूरत घर है। आई थिंक सो मुझे ये थोड़ा-सा पामाल वाला घर लगा या मुझे ये वो डॉक्टर बहू वाला मतलब ये बहुत सारे घरों का हवेली का मिक्सचर्स लग रहा है। बहरहाल
तो क्योंकि मैंने देखा था जो टीज़र्स में हमने देखा है कि जो उर्वा हुसैन का कैरेक्टर है, वो और सैफ अली खान ये दोनों जो है वो एक गाँव की सेटिंग में एक-दूसरे से मतलब कुछ अभी समझ नहीं आ रहा बहरहाल कि आगे क्या होगा। लेकिन ये है कि जो है वो बहुत बेचारी वो सफ़र करती है और उसका क्या है कि वो मिसोजिनिस्टिक किस्म की बात है कि तुम औरतें तो ऐसी ही होती हो, तुम्हें कितना ही दिला दें कपड़े, ज्वेलरी, तुमने बस शिकायत ही करनी होती है। हालाँकि वो बेचारी छोटी-छोटी चीज़ उससे माँगती है, एनिवर्सरी का उसे बता रही है, उसे कोई एहसास नहीं है। और ना सिर्फ़ ये कि वो एहसास नहीं करता, बल्कि वो एक बहुत घटिया इंसान है। क्लासिक एग्ज़ाम्पल ले लें कि जब उसका म उसकी अच्छा ये लोग बहुत मैनिपुलेटिव लोग दिखाएँ। ये सीधे-सीधे तरीके से बदतमीज़ नहीं है कि जैसे उसकी माँ का फ़ोन आया तो वो कहता है अपनी अम्मी को सलाम कहना, "लाओ, लाओ अम्मी जी कैसी हैं?" मतलब उसकी माँ को अम्मी भी कह रहा है। तो मतलब देखिए ना ये वाले कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है कि जो 100% आप ब्लैक करके नहीं दिखा देते। जिससे एकदम ऑब्वियस हो जाए कि यार ऑब्वियसली ऐसा ही होगा ना वो। नहीं, वो माँ जी करके भी बात कर रहा है, मेरे लिए दुआ करेगा। लेकिन वो इतना घटिया है कि जब वो देखता है उसकी माँ ने इसके लिए ड्रेस भेजा है और बीवी खुश हो रही है, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए अभी तक वो एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं दिला रहा था। लेकिन उसकी वैल्यू कम करने के लिए फ़ौरन बोल देता है कि तुम ऐसा करो आज हम चलेंगे, मैं तुम्हें गिफ्ट दिलाऊँगा और वही पहनना शाम में जो मेहमान आ रहे हैं उनके सामने। ओह माय गॉड यार! मतलब तुम उनको दिखाने के लिए और वो बेचारी पूछती है कि ये सेट मुझ पे कैसा लग रहा है वो? तो वो कहता है यार जो सबसे अच्छा है ना वो ले आ और 1.5 करोड़ का सेट लेके भाई वो सिर्फ़ यही बताया जा रहा है दुनिया को और वो कितना घटिया है मतलब वो कहता है कि शाम में मेहमान आए तो उनको भी बताना कि 1.5 करोड़ का है। तो मतलब ही इज़ सो फुल ऑफ हिमसेल्फ और इस तरह इंसान बदलता है, सो पेनफुल टू वॉच। ये एक पेनफुल वॉच है, ये कोई इतना आसान नहीं है ड्रामा देखना एंड इट्स आल्सो ट्रिगरिंग फॉर मैनी वुमेन। तो ये था और इसके अलावा जो है वो फिर जब मेहमान आते हैं शाम में, वो इतनी अच्छी होस्ट है बीना, इतनी प्यार से बात करती है वो और फिर जब वो सबको प्यार से खाना खिलाती है, अच्छा नौमान मसूद को हमने चौधरी साहब के उसमें रूप में देखा, जो उसकी इलेक्शन कैंपेन और इन चीज़ों में काम आएँगे लोग। तो अच्छा वो मुझे अननेसेसरी लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा हँस रहा है, मतलब इतना हँस रहा है कि मैं अनॉय हो गई थी सीन में कि ठीक है यार इट्स ओके हो गया कैरेक्टर बिल्डअप, थोड़ा कम हँसे ना हर चीज़ में इतना। लेकिन वो इतना घटिया है कि वो जो लड़की साथ आती है नाज़, असल में वो उससे शादी करना चाह रहा है क्योंकि वो उसके पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो वो दूसरी शादी करना चाह रहा है भाई और वो उस बेचारी को सेट दिला के वो कहता है कि तुम घर जाओ और खुद जो है वो निकाह की बात करने के लिए मौलवी साहब के पास आ जाता है। और लिटरली मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि आपकी बीवी बदज़ुबान होगी, बद-अख़लाक़ होगी, कोई भी चीज़ से वो रिलेट नहीं कर पा रहा खुद भी, कि नहीं मेरी बीवी में तो कोई भी ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ तो मतलब देख अजीब-सा एक डायनामिक है ना कि वो अपनी बीवी की बुराई भी एडमिट नहीं करता कि वो बुरी है, लेकिन उसके सामने उसको बुरा ही फ़ील कराना है ताकि वो अपने आप को स्पेशल ना समझ सके और हमेशा डिग्रेडेड फ़ील करे। लेकिन उस लड़की को फ़ील सब होता है। फिर सानिया सईद और एहसन खान और सानिया सईद और उर्वा हुसैन इनके जो आपस में सीन्स हैं ना, इतने अमेज़िंग सीन्स हैं। सानिया सईद इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, इस तरीके से बोला, हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, माशाअल्लाह मतलब एक बहुत ज़्यादा डीप है, शी इज़ वेरी डीप इंटू हर कैरेक्टर और वो जो सीन होता है, वो ओपनिंग सीन बहुत ज़बरदस्त लगता है, जब वो दोनों बहू-सास के दरमियान होता है। वो सुबह-सुबह उनके लिए बादाम, शहद लेकर आती है और वो कहती है, "आज देर हो गई, तुम अपने शौहर को नमाज़ पे क्यों नहीं" मतलब ये भी औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शौहर को नमाज़ पढ़ना सिखाए, उसे दीन की तरफ लाए, ये भी औरत की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो ये भी इस चीज़ को हाइलाइट किया कि हर कोई अपने-अपने रिलिजन के लिए हर कोई ज़िम्मेदार खुद होता है, कोई किसी को कोई कुछ नहीं बना सकता। एंड अच्छा उसके जो रिश्तेदार हैं वो ज़ाहिर है वो तो गरीब ही है मेरा ख़्याल से उसकी दोस्त-वोस्त बीना की। अच्छा वो जो लड़की है नाज़ वो भी उसको बड़ी फ्लर्टिंग और स्टाइल में करी तो वो बीना सब नोट कर लेती है और भई वो जाके अपनी माँ से बात भी कर लेता है। वो इतना ज़्यादा वो दिखाया है कि वो कहता है बीना उससे मैं क्यों बात करूँगा? उससे मैं कुछ नहीं पूछता। मैं तो माँ जी सिर्फ़ आपसे पूछता हूँ। उसकी माँ अभी तो हैरान हो गई है लेकिन अब पता नहीं वो कहती है मैं इस्तिख़ारा करूँगी। तो वो कहता है कोई इस्तिख़ारे की ज़रूरत नहीं है आप बस मुझे अपना जवाब दें। एंड बीना जो है वो उसको हँसते हुए बात करते हुए देख लेती है फ़ोन पे और अब उसे पता चल गया है कि ये जो है वो किसी और से मोहब्बत कर रहा है और उससे शादी करना चाहता है। तो मतलब स्टोरी जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स थे उनका इंप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कह सकती हूँ कि ये ड्रामा बहुत अच्छा जाने वाला है। पता चल जाता है एक एक क्वालिटी से ड्रामे की, एक एडिटिंग से और परफॉर्मेंसेस और स्टोरी लाइन जब इतनी इम्पैक्टफुल और वो हो ना जान पकड़ने वाली, कैप्टिवेटिंग हो, तो पता चल जाता है कि यार स्टोरी ना पकड़ के रखेगी। इधर-उधर नहीं जा रही है और गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो अब देखना ये है कि होगा क्या और हमने देखा उर्वा हुसैन और सैफ अली खान का इंट्रोडक्शन और इंटरेक्शन जिसमें वो सब्ज़ी उससे ले रही है और वो उसपे ज़्यादा ही मेहरबान है। लेकिन अभी कोई रॉन्ग सेंस में नहीं देखा हमने क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। अब वो कब से एक-दूसरे को जानते हैं या तो वो जब से उस गाँव से निकले थे, जो उनका बैकग्राउंड है, जहाँ से ये लोग आए हैं, अपनी गरीबी की ज़िंदगी से या तो वो जब से उसे जानता है और स्पेशल उसकी इज़्ज़त करता है या फिर
लेकिन उर्वा इतना अच्छे से पोर्ट्रे करी है, मतलब इसमें सबका ही कमाल है। एक्टर्स का भी और डायरेक्टर का भी है कि वो उनसे निकलवा रही है ये चीज़ कि एक अमीरी वाली जो फीलिंग होती है ना कि वो टॉक्सिक जो अमीर लड़कियाँ होती हैं, जो एटीट्यूड में आ जाती हैं, वो भी ना लगे, लेकिन एक एक रिच लेडी लगे। तो वो लग रही है, मतलब कि वो उतरती है गाड़ी से, एक महँगी-सी शॉल लपेटी हुई है, एक ज़बरदस्त फाइन बाल उसके बने हुए हैं, सॉफ्ट सा मेकअप है, एलिगेंट सी ज्वेलरी है। कोई ओवर चीज़ें नहीं करी हैं, पर लेकिन स्टिल शी इज़ अ सॉफ्ट गर्ल इनसाइड, जिसके ऊपर ये सब चीज़ें अमीरी लाद दी गई है, पर वो क्रेव करती है अपने ओल्ड ब्यूटीफुल लवली रिलेशनशिप को, और वो इंतज़ार करती है अपने शौहर का। वो उसके हाथ पे बे और ते लिख देती है ना, बीना और ताबिश। तो वो इतना ज़्यादा डिस्गस्ट फ़ील करता है कि ये क्या, और ये मिटाता है, वो कहते हैं क्या बचपना है, इस उम्र में ये कर रही हो, कभी उसको बुड्ढा होने का बोलता है कि तुम तो बुड्ढी हो रही हो सठिया। और मतलब सानिया सही जो सास है उसकी, वो लिटरली मज़े लेती है इस चीज़ से ना, कि तुम सही कहता है वो, तुम कम अकल हो, सही कहता है तुम सठिया गई हो। और फिर उसको जब वो नहीं, नहीं ये तो हमारी बहू है, मतलब मैनिपुलेशन एट इट्स पीक, और बच्चे भी इज़्ज़त नहीं करते हैं ये वो। तो अब देखना ये है कि होगा क्या, और नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि फड्डा और फसाद तो शुरू हो गया है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया है कि ये किसी और के चक्कर में आ गया है इसका हस्बैंड। आप लोग के गाइस क्या थॉट्स हैं पहली 2 एपिसोड्स को लेके ज़रूर बताइएगा, एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट